हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेसिस। आज है 17th ऑफ दिसंबर 2023। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक टाइम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ईवी सेल्स, इट्स रेंज बेबी। व्हाट इज ड्राइविंग द ईवी सेल्स इज इट्स रेंज। देखते हैं रेंज। आई विल लेट यू नो कि रेंज क्या होती है। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवी, बेसिकली हम ईवी बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर। दे आर स्टेडली मेकिंग द मार्क इन इंडियाज ग्रोइंग पैसेंजर व्हीकल मार्केट, पीवी मार्केट जिसको बोलते हैं। और काफी टाइम से 2021 से थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, जब पहले हुंडई लेके आई थी। उसके बाद आपने देखी होगी आजकल जो ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां होती है आजकल काफी देखने को मिल रही है, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई। तो टाटा की गाड़ियां बहुत ज्यादा सड़कों पे है, टाटा की है, नेक्सॉन जो है, उस तरह की काफी गाड़ियां अवेलेबल हो रही हैं अभी ग्रीन नंबर प्लेट की। तो दीज आर ग्रीन व्हीकल्स, और वी कैन से दैट दीज आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अ स्लीव ऑफ लॉन्चेस ऑफ सेवरल मॉडल्स विद एक्सटेंडेड रेंज both in affordable and luxury categories has fueled a surge in EV adoption। बेसिकली जो एक्सटेंडेड रेंज हुई है व्हीकल्स की, उसकी वजह से ईवी एडॉप्शन के अंदर काफी बूस्ट अप हुआ है। रेंज क्या होती है? बेसिकली रेंज इज द डिस्टेंस अ कार कैन कवर इन वन फुल चार्ज। रेंज वो होती है जो कि एक कार एक बार पूरी बैटरी चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर वो चल सकती है, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो रेंज वो होती है जिसमें जो जितना डिस्टेंस एक कार एक फुल चार्ज में निकालती है। तो रेंज के बढ़ने से मतलब ज्यादा किलोमीटर एक बार चार्जिंग में ज्यादा किलोमीटर निकालने से लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। इस वजह से लोगों ने इसकी तरफ मूव अप किया है, इसकी सेल्स को बूस्ट अप मिला है। तो देखते हैं कि जिससे टाटा मोटर्स है, बेसिकली टाटा मोटर्स इंडिया के अंदर डोमिनेट कर रही है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इट डोमिनेट्स द ईवी मार्केट विद टियागो। इनकी एक टियागो गाड़ी है, नेक्सन है एंड टिगोर मॉडल्स है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एमजी मोटर्स की कोमेट और महिंद्रा एंड महिंद्रा की अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है एक्सयूवी 400। बेसिकली ये जो है हमारी इंडियन डोमेस्टिक ईवी मार्केट को डोमिनेट कर रही है इन इकोनॉमिकल कैटेगरी। The electrification wave is also capturing the luxury car segment also. These are economic models and luxury car की बात करें तो Mercedes की EQS has the highest claimed driving range of 857 किलोमीटर। Mercedes की EQS नाम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, इलेक्ट्रिक कार आई है, जिसकी जो कंपनी जो बताती है वो है कि एक बार चार्ज करने से 857 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। इट हैज अ रेंज ऑफ 857 किलोमीटर। सिमिलरली Audi Q8 जो है, Audi का Q8 e-tron वर्जन जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन एट 600 किलोमीटर रेंज। BMW i7 with a range of 590 km, with automakers announcing plans to launch more electric vehicles with prices of lithium ion battery, जो कि इनका मेजर कंपोनेंट होता है, उसके प्राइसेस काफी फॉल कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो इस वजह से इसको तब भी जाके इस ईवी व्हीकल्स को बूस्ट अप मिला है। These vehicles are expected to be more affordable in coming years and their share in Indian PV market is only set to rise। तो इंडिया की जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आने वाले समय के अंदर काफी डिमांड रहेगी, काफी बूस्टअप रहेगा। जो ईवी लॉन्च हुए हैं 2023 के अंदर, जो रेंज है उनकी, जैसे हमने डिस्कस किया Audi Q8 e-tron 491 to 600, कंपनी बताती है 600 प्लस, बट यूजुअली जो लोगों ने देखा है दैट गिव्स रेंज किलोमीटर रेंज बिटवीन 491 to 600। BMW i7 is 417 to 625, Citroen is 320, Hyundai Ioniq 631, Mahindra XUV 456, Mercedes EQB 388 to 465, MG Comet 230, Volvo 530, and the most popular electric models and range are Tata Tiago 315 km range, Tata Nexon 465 and Tata Tigor 315। तो बेसिकली लिथियम आयन बैटरी के जो प्राइसेस हैं वो कम आने से अभी बूस्टअप मिल रहा है धीरे धीरे। जो 2021 के मुकाबले इस बार जो ग्रोथ देखने को मिली है 2023 के अंदर, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और आने वाले समय में हम और अफोर्डेबल एज वेल एज लग्जरी सेगमेंट के अंदर ई व्हीकल्स को हमारे पैसेंजर व्हीकल फ्लीट के अंदर अपनाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज वांटेड ह्यूमन रिसोर्सेज टू स्टोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली हम हर रोज कोई ना कोई आर्टिकल किसी ना किसी वे में हम देखते होते हैं
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ्स को कितना ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो 2024-25 आने वाले सालों में जो स्टूडेंट्स के, जो एस्पिरेंट्स के करियर को इम्पैक्ट करेंगे, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, कहाँ आप जाके अपने आप को स्किल करके, इन टेक्नोलॉजीज के अंदर स्किल करके आप एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो, अपना बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जो वीडियो हमने कल क्लास ऑफ 2024 के नाम से बनाई थी। तो आज भी एक इसी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक न्यूज आई हुई है कि इंडिया इंक्लूसिव इज फेसिंग अ फियर्स बैटल फॉर एआई टैलेंट with companies from diverse sectors stretching from mid and senior level professional who can spearhead the artificial intelligence initiative. Demand stem for sector ranging from IT, goods, retail, automotive, healthcare, banking, financial insurance companies, manufacturing, telecom, etc. बेसिकली इंडिया के अंदर जो आईटी सेक्टर है उससे कोई सेक्टर अछूता नहीं है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे फाइनेंशियल। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड क्या है, आईटी के जो प्रोफेशनल है उनकी काफी कमी है, काफी डर्थ है उसकी, और आईटी एआई के जो प्रोफेशनल है उनकी काफी कमी है, वो नहीं मिल रहे हैं कंपनीज को जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, क्योंकि टैलेंट क्रंच बहुत ज्यादा है। अलोंग विद दैट अगर कोई एआई के अंदर एआई के अंदर कोई प्रोफेशनल होता है तो उसकी जो सैलरी रेंजेस है वो भी काफी हाई है। दैट मीन्स अगर मिड लेवल एम्प्लॉइज की देखी जाए तो 50 to 60 लाख सैलरी है। अलोंग विद दैट अगर हायर प्रोफेशनल को देखा जाए तो उसकी 1.2 to 1.5 करोड़ तक का पैकेज मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स को। बट क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको यहाँ पे एआई टैलेंट नहीं मिल रहा है, तो जो ज्यादातर जो हायरिंग हो रही है वो जो फॉरेन कंट्रीज में सच एज यूएस, यूके के अंदर जो एआई प्रोफेशनल है वो इंडिया आ रहे हैं, तो उनकी हायरिंग ज्यादा हो रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, विप्रो है, ये सब तलाश रही हैं ऐसे युवाओं को, ऐसे प्रोफेशनल को जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर एक्सपर्ट हो, उन लोगों को इस फील्ड के प्रोफेशनल हो। तो उन लोगों के लिए आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, गोल्डन फ्यूचर है, विद हायर लेवल ऑफ सैलरी पैकेजेस एज वेल एज हायर लेवल ऑफ पर्क्स। सो एआई इंक्लूसिव बूम, बेसिकली डिमांड का कहाँ पे है ये देखते हैं। आईटी सेक्टर के अंदर, रिटेल के अंदर, ऑटो के अंदर, हेल्थ केयर, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। कौन सी कंपनी है जो हायर कर रही है? एक्सेंचर, एएमडी, अमेजॉन, ई&वाई, अर्नेस्ट यंग कंसल्टिंग फर्म है, एचपी है, ओला है, इंटेल है, ये सब बहुत ज्यादा हायरिंग कर रही हैं एआई एक्सपर्ट की, एआई प्रोफेशनल की। कमी कहाँ है कि नॉट एनफ एक्सपीरियंस टैलेंट इज अवेलेबल एंड इंडियंस बैक फ्रॉम एआई ड्रिवन दोल्स फ्रॉम अब्रोड सच एज यूएस आर इन ह्यूज डिमांड। तो अगर कोई प्रोफेशनल, कोई टेक सेवी अगर एआई के अंदर अभी कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लेता है तो उसको एटलीस्ट जॉब से वंचित रहना नहीं पड़ेगा, और आने वाले समय में उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, the vote worthy, how are political parties planning to connect with millions of first time voters in 2024 elections? बेसिकली 2024 के इलेक्शन नेक्स्ट ईयर शेड्यूल्ड है, और बहुत ज्यादा एक मैसिव अमाउंट ऑफ न्यू वोटर्स विल बी देयर। बहुत ज्यादा जो अपने टीन एज के अंदर है, 18 से 20 एज के अंदर बहुत ज्यादा एक बड़ा वोटर्स का एक काफी बिग चंक रहेगा, जिनको इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए गहन चिंतन कर रही है। बेसिकली दिस जनरेशन इज टेक सेवी जनरेशन अलोंग विद दैट सोशल मीडिया जनरेशन। बहुत से लोग अपना ओपिनियन, जो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली अपना ओपिनियन फ्रेम अप कर रहे हैं पार्टीज को लेके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लाइक इंस्टाग्राम से, कुछ लोग लिंक्डइन से, या फिर कई लोग इनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको देख के, जो पॉलिटिकल प्रोफाइल्स हैं उनको देख के कर रहे हैं। तो कई स्टूडेंट ने बताया, बहुत लोगों के पास अभी रिसेंटली वोटिंग आईडी कार्ड आए, तो उनके अंदर एक एंथुजियाज्म है वो फर्स्ट टाइम वोटिंग करने का, जो यूजुअली हर एक वोटर के अंदर रहता भी है। तो यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसा कि 2019 में फेसबुक ने जो अटेन किया था इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने में, वो फेसबुक इस बार इतना नहीं कर पाएगा। इट विल हैव ओनली लेस प्रोमिनेंट रोल। इसकी जगह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, दे विल प्ले अ क्रूशियल रोल
इन्फॉर्मिंग ओपिनियन ऑफ द यूथ। कई इकोनॉमिक टाइम्स ने काफी लोगों से बात की, जैसे कुछ लोगों की इल्हाना कटोस है, 23 इयर्स के हैं, जो आर्ट गैलरी में काम करते हैं नोएडा में। सी विल चेक द एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर डिसाइडिंग whom टू वोट। तो इस तरह से बहुत जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, विजिलेंट है, वो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखेंगे या फिर उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद ओपिनियन फ्रेम अप होगा कि वो किस पार्टी के फेवर में अपना वोट करेंगे। पॉलिटिकल न्यूज है, बट it is of immense importance in the largest democracy of the world, that is India। तो जब भी आप अपना वोट करें, बहुत सोच समझ के, आप अपने कैंडिडेट्स की प्रोफाइल देख के, आप अपने जो एरिया की क्या नीड्स होती हैं, क्या पिछले कैंडिडेट्स ने उनको फुलफिल की हैं, नहीं की हैं, जो भी आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो प्रॉमिस उन्होंने पहले किए थे, क्या उन्होंने फुलफिल किए, क्या उनमें कमी रही, या फिर कुछ कई बार हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बना दिया किसी कैंडिडेट जो को आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड वो लोग वहां पे विजिट भी नहीं करते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ये चीजें बड़ी इंपैक्ट करेंगी 2024 के इलेक्शन को। तो और यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा इस इलेक्शन को इंपैक्ट करने में। तो वोट जुडिशियसली इन द कमिंग इलेक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Next is banks are again lending a helping hand to outcasted hospitality sector after pandemic। Pandemic COVID-19 pandemic आया था जब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ था, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी इम्पैक्टेड सेक्टर थे, बट सबसे ज्यादा जो सेक्टर इम्पैक्ट हुआ उसके अंदर एक सेक्टर का नाम आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बात करते हैं हम रेस्टोरेंट्स एंड होटल चेन्स की। वो सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे बिकॉज दैट वाज कॉन्टैक्ट रिलेटेड सेक्टर। वहां पे कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। दिस वाज द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, और ये बहुत ही ज्यादा वर्स्टली हिट हुआ था ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। इतना हुआ था कि बैंकों ने इनको लोन तक देने में मना कर दिया था या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लोन देने में। लेकिन जैसे ही कोविड पैंडेमिक खत्म हुआ है, उसके बाद अभी धीरे धीरे सर्ज होना शुरू हुआ है, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अपना इजी लैंडिंग कर पाएंगे इस सेक्टर को। लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत कम लैंडिंग हुई है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू दिस सेक्टर। लैंडिंग बाय बैंक्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर हैज रिकॉर्डेड अ डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपेयर्ड विद बिलो 1% ग्रोथ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर अगर सेम पीरियड कंसिडर करें, देन लेस देन 1% की लैंडिंग ग्रोथ थी, लेकिन जो कि अभी इस समय में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो डबल डिजिट ग्रोथ भी रिकॉर्ड हुई है, जिसके कारण अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बूम करने के आसार लग रहे हैं। जैसा कि एक इंटरग्लोब होटल्स का जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज एंड फ्रेंच होटल मेजर अकोर, इन्होंने अपनी 2 प्रॉपर्टीज ओपन की हैं और 2025 करेंगे, और बैंक इनको लोन एक्सटेंड करने में अब बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे और इजीली लोन अवेलेबल करवा रहे हैं। तो बात करें अगर बैंक लोन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और बैंक होटल सेक्टर की, रेस्टोरेंट सेक्टर की, तो जो मार्च 20 था, जब 2020 था मार्च, जब कोविड पेंडेमिक का ऑनसेट हुआ था, उस टाइम जो देनदारी थी, लैंडिंग थी, वो थी 45,977 आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी। और जो एनुअलाइज ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट क्या चल रही थी, 18% के करीबन ग्रोथ रेट चल रही थी इस सेक्टर की। ठीक है, उसके बाद कोविड पेंडेमिक आया तो ग्रोथ रेट बिल्कुल कम हुई और इट केम्स अराउंड 8, करीबन 8 के करीब हाफ हो गई थी ग्रोथ रेट, और उसके बाद भी और नीचे जाती रही। एंड मार्च 2023 तक जो लैंडिंग की ग्रोथ रेट थी, दैट वाज अराउंड that was less than 1% only, but उसके बाद अब बूम अप किया है मार्च के बाद, and it is currently touching the double digit growth of 12% year on year annualized growth in relation to lending by the financial institution। और जो लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 50,140 करोड़ थी 64, और अभी वो बढ़ के 76,413 करोड़ रही है। मतलब अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लैंडिंग देना शुरू किया है, लोन्स देना शुरू किया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स मोप अप राइजेज 20% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल टू दिसंबर। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का एडवांस टैक्स भरा जाता है, जिसकी अभी 15 दिसंबर को डेट थी, जो थर्ड क्वार्टर की डेट थी एडवांस टैक्स भरने की, दैट वाज 15th ऑफ दिसंबर। तो अभी एडवांस टैक्स कलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में 19.5%, 19.8% ज्यादा एडवांस टैक्स कलेक्शन हुआ है। कि अगर हम बात करेंगे अप्रैल से दिसंबर पिछले साल की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर बात करेंगे, तो इस साल में हम 19.8% अप्रोक्सीमेटली ज्यादा एडवांस टैक्स कलेक्शन कर पाए हैं। तो एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.24 लाख करोड़, मेंटेनिंग है हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो अभी बोएंट इकोनॉमी चल रही है, तो इसीलिए एडवांस टैक्स की भी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। द नंबर्स इंक्लूड पेमेंट टिल 11:30 PM ऑन दिसंबर, दैट लास्ट डेट फॉर पेइंग एडवांस टैक्स ऑफ द थर्ड क्वार्टर। ये नंबर ज्यादा भी जा सकते हैं, और इसके अंदर और इजाफा देखा जाएगा जब और एस्टिमेट हमारे को मिलेगा। तो बेसिकली अगर बात करें एडवांस टैक्स की, तो अप्रैल से जून के बीच में 1.16 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ था, जो फर्स्ट क्वार्टर का एडवांस टैक्स की डेट थी। सेकंड क्वार्टर की जो अप्रैल टू सितंबर थी, तब 3.55 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ। और अप्रैल से दिसंबर के बीच में अगर पूरे की बात करें, तो इट्स 6.24 लाख करोड़, जो हम अभी तक इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एडवांस टैक्स 6.24 लाख करोड़ एज ऑफ क्वार्टर 3 हो गया, जिसके अंदर से मेजर पोर्शन जो है कॉर्पोरेट टैक्स का है, दैट इज 4.81 लाख करोड़, और पर्सनल इनकम टैक्स इसके अंदर से 1.42 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर चेंज की बात करें तो एडवांस टैक्स में 19.76% की ग्रोथ हुई है, कॉर्पोरेशन टैक्स में 21% एंड पर्सनल आईटी में 15.26%। ग्रोस डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो दैट इज 15.94। रिफंड वापस कर दिया है, तो 2.25 लाख करोड़ रिफंड होने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स टिल दिसंबर 15 जो कलेक्ट हुआ है 13.69 करोड़, विच इज एन ईयर ऑन ईयर चेंज ऑफ 20.53 बढ़ा है हमारा एडवांस टैक्स कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो ये एक बूमिंग इकोनॉमी का एक तरफ इशारा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही है, दैट वी हैव अ बोएंट इकोनॉमी, इसीलिए टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। Moving on to next, AI's magic call how AI will make smartphone smarter। हर रोज अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था AI से रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज इन वेरियस कंपनीज एंड वेरियस सेक्टर। अभी स्मार्टफोन से रिलेटेड AI की न्यूज आई है, AI's magic call how AI will make smartphone smarter। AI का जमाना आ रहा है, जनरेटिव AI हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करने वाला है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, और वही चेंज हम अपने स्मार्टफोन पर भी देखेंगे। यूजुअली आप लोगों ने देखा है कि कैमरा की जो क्वालिटी हो गई है वो AI बेस्ड क्वालिटी। आप पीछे मोबाइल पे देखेंगे AI ड्रिवन कैमरा, तो AI कैमरा के अंदर तो आ ही गया था, बट इसके अंदर और एडवांसमेंट होने जा रहे हैं जनरेटिव AI के अंदर, और बहुत सी हम ऐसी चीजें होंगी जो हमें अपना ऐप चलाना ही नहीं पड़ेगा, हम विद वॉइस कमांड्स भी चीजों को देख पाएंगे आने वाले समय में। कैसे हाउ जेन AI विल इंप्रूव ओवर योर स्मार्टफोन, देखते हैं कैसे कर पाएगी। स्मार्ट रिप्लाईज इन द कीबोर्ड ऐप, आप कीबोर्ड ऐप के अंदर स्मार्ट रिप्लाईज हो जाएंगे, आप छोटी फॉर्म में भी लिखेंगे, आपको स्पेल मिस्टेक भी करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट होके चली जाएगी। मैजिकली रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फोटोज, अगर आप कहीं पे अपनी फोटो करवा रहे हैं और पीछे लगता है कि आपको ये मेरे को ये स्क्रीन नहीं चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, दैट स्क्रीन विल रिमूव अवे। आप अपना मन चाहा बैकग्राउंड लगा सकेंगे, मन चाहा आप उसके अंदर कलर चेंज कर सकेंगे। बहुत सारा जनरेटिव AI से चीजें होने वाली हैं। क्रिएट यूनिक वॉलपेपर फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपको कोई वॉलपेपर बनाना है जिसमें आपका कस्टमाइज वॉलपेपर है, आप वो भी बना पाएंगे। क्रिएट समरीज ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डिंग, आपने कहीं पे बात की है, आप लोगों की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग रही है, आपने कहीं ऑडियो रिकॉर्ड की है, तो उसकी आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ समरी देखनी है, मुझे 2 घंटे की ऑडियो क्लिप नहीं सुननी, आपको उसकी ऑडियो समरी मिल पाएगी। एंड 35% ऑफ द एंटरप्राइजेज वर्ल्ड वाइड विल बी यूजिंग जेन AI टू को डेवलप डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय 2025। तो करीबन 35% जो कंपनीज है वो आप जनरेटिव AI को
यूज करेंगी आप तक स्मार्टफोन के अंदर नई नई फीचर्स लाने में। गूगल ने ऑलरेडी अभी एंड्रॉइड 14 का जो वर्जन लॉन्च किया उसके अंदर ऑलरेडी गूगल ने रोल आउट कर दिया है एआई को। अभी जेमिनी, गूगल ने अभी जेमिनी एआई जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो लॉन्च किया था, जिसको उन्होंने अपने एंड्रॉइड 14 के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि गूगल पिक्सल का जो मोबाइल आता है, latest Google Pixel phone that take a notch higher by including a magic eraser that can remove objects from photos, videos and change facial expression after a photo has already been clicked. Means Google Pixel नाम का जो स्मार्टफोन आता है उसके अंदर इन्होंने अपने जनरेटिव एआई जेमिनी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको इंक्लूड कर दिया है, और उससे आप अपने एक्सप्रेशन, फोटो खींचने के बाद एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। कोई पीछे का ऑब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा उसको भी बाय द टच ऑफ अ क्लिक आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो आने वाले समय में एआई विल बी चेंजिंग योर लाइफ वेरी ड्रास्टिकली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, if growth rate is not over 6%, India will remain lower middle income economy by 2014. रघुराम राजन, हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने बोला है कि अगर इंडिया की ग्रोथ 6% नहीं चलती है ईयर ऑन ईयर तो हम एक लोअर मिडिल इकोनॉमी ही रह जाएंगे। तो इन्होंने बोला है, हैदराबाद के अंदर एक समिट के अंदर ये आए हुए थे, उन्होंने बताया कि that India will still remain a lower middle income country if the growth rate remains at 6% annually without any rise in population by 2014, which is the अमृत काल, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने अमृत काल का नाम दिया है 2047 तक का। तो अगर हमारी पॉपुलेशन राइज नहीं होती है और हमारा 6% तक का ही एनुअल ग्रोथ रेट रहती है तो भी हम एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी ही रहेंगे। एंड वी विल बी रीचिंग द एंड ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी उस समय तक खत्म कर चुके होंगे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस हमारी डेमोग्राफी, हमारी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा हिस्सा यूथ एज इंडेक्स के अंदर है और यूथ वर्किंग पॉपुलेशन के अंडर है, और जिसकी वजह से हमारी वो बहुत ज्यादा चंक ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी और हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड भी रीप अप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक यहाँ पे मंथन प्रोग्राम था, उसके वहां पे बोल रहे थे कि कंट्री डज नॉट ग्रो फास्टर इट विल ग्रो ओल्डर बिफोर इट गेट्स रिचर। तो अगर हमारे देश बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करेगा, हमारी इकोनॉमी बूम अप नहीं करेगी, उससे पहले ही हमारी कंट्री बूढ़ी हो जाएगी, मतलब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एग्जॉस्ट हो जाएगा हमारी कंट्री को एक अपर इनकम कंट्री आने इकोनॉमी तक बनने से पहले ही, विच मीन्स देयर इज बर्डन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन टू डील विद दैट। इफ यू डू नॉट, अगर मैथ्स की बात करें, रघुराम राजन जी ने बोला कि अगर मैथ की बात करें तो एट 6% ईयर यू डबल एवरी 12 ईयर्स। अगर 6% की ग्रोथ रहती है, आप 12 साल में आपकी इकोनॉमी डबल करती है या फिर आपकी पर कैपिटा इनकम डबल करती है। एंड देयरफॉर इन 24 ईयर्स वी विल बी 4 टाइम्स आवर पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए आज हमारी अभी की देखें तो वी आर जस्ट लिटिल बिलो $2500 पर कैपिटा हमारी पर पर्सन की इनकम अभी पर कैपिटा इनकम है। तो अगर ये 24 साल की बात करें तो वी विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिट, दैट मीन्स आवर पर कैपिटा इनकम विल बी $10,000 पर पर्सन। तो हमारी $10,000 पर पर्सन रहेगी। अगर $10,000 पर पर्सन भी हो जाती है तो भी वी विल बी इन दी लोअर मिडिल इनकम जोन ओनली। तो ये सब आरबीआई चीफ ने एक मंथन प्रोग्राम के दौरान कहा कि हमें अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप अप करना चाहिए, हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना देना चाहिए और हमारी इकोनॉमी को डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। हम कल फिर मिलेंगे मंडे को हमारा नया एडिशन लेके न्यूज़पेपर एंड न्यूज एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद एडुकेशंस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।